हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय सर और आप देख रहे हैं स्मार्ट मैथ्स क्लासेस, जहां मैथ्स सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा बल्कि हर कंसेप्ट को जड़ से समझाया जाएगा ताकि हर क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकें। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कि आयोटा का पावर मैक्सिमम डिफरेंट डिफरेंट रखने पर क्या क्या वैल्यू आता है। तो टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हम लोग को टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नाम है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका डिफिनेशन क्या है कि हम लोग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब जोड़ते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब हम लोग जोड़ते हैं तो वो नंबर, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को जब जोड़ते हैं तो जो नंबर मिलता है उस नंबर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एग्जाम्पल रियल नंबर मान लेते हैं, पहला एग्जाम्पल कि रियल नंबर 2 है। ठीक है, उसके बाद इमेजिनरी नंबर का क्या खासियत होता है कि वो उसमें आयोटा लगा होना चाहिए। तो हम लोग 3 आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर है, तो दोनों नंबर को जब जोड़ेंगे तो जो नंबर मिलेगा उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, जेड बराबर, यहाँ पे रियल नंबर स्टार्टिंग में लेना पड़ता है, तो रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे ले लिए √3, ये भी एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है, तो यहाँ पे रियल नंबर की जगह √3 और यहाँ पे इमेजिनरी की जगह 4 आयोटा ले लिए, तो ये भी नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड इक्वल टू, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लिए 1/3 माइनस 2 आयोटा। तो देखो, एक यहाँ पे रियल नंबर है 1/3 और इमेजिनरी नंबर -2 आयोटा, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 8/3 प्लस 6/5 आयोटा, ये रियल नंबर है और एक ये इमेजिनरी नंबर, दोनों को जब ऐड करेंगे उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो इसी तरह अनंत हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे और एग्जाम्पल जेड इक्वल टू हम लोग 3 लिखते हैं, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बना सकते हैं? ये तो अभी आयोटा वाला दिख नहीं रहा है, तो इसको हम लोग बना सकते हैं। 3 + 0 × आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को आयोटा से गुना करने पर वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो तो 0 ही हो जाएगा, और 0 को 3 से ऐड करेंगे तो भी 3 ही रहेगा। तो ये वाला जेड जो है वो 3 + आयोटा 0 × आयोटा आ गया, तो ये भी इस नंबर के फॉर्म में आ गया। इस नंबर को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस रूप का दिखेगा? तो कॉम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा y के रूप का दिखेगा, जहां x और y कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर रियल नंबर हो सकता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे कि वेयर x एंड y आर रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे x और y जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस यहाँ पे y के कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो आयोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रियल नंबर कुछ भी हो जा रहा है, यहाँ पे 2 हो जा रहा है, √3 हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है, 8/3 हो जा रहा है, यहाँ पे 3 हो जा रहा है। तो रियल नंबर यहाँ पे देखो, रियल नंबर वहाँ पे कुछ भी हो जा रहा है, और इमेजनरी में क्या आयोटा तो हमेशा सभी में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी जगह आयोटा तो आ ही रहा है, तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो z इक्वल टू x + आयोटा y इस रूप का है, जहाँ पे x और y क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, तो z को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का क्या तरीका होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो उसको जेड से दर्शाएंगे, और एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर रह गया तब हम लोग क्या करेंगे? तो तब द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर,
इज डिनोटेड बाय सी, ऐसे सी बना देंगे, उसमें ऐसे लकीर खींच देंगे। तो ये हो गया, एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सी से लिखते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर, पार्टिकुलर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का बात करेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसको हम लोग जेड से लिखते हैं। ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लिख लिए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक को, अब धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग किसको बोलेंगे? जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जोड़ के नंबर मिलता है, उस नंबर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मान लेते हैं z इक्वल टू 3+4 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो एक टॉपिक आता है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला में रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम यहाँ पे जेड लिख दिए, तो यहाँ पे जेड लिख दे। तो इतना ना लिख के इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, रियल पार्ट ऑफ जेड को इतना ना लिख करके शॉर्ट में आर ई और ब्रैकेट में जेड, ये लिखने का तरीका मतलब ये दोनों सेम है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है और ये वाला इसका लॉन्ग फॉर्म। रियल पार्ट ऑफ जेड को हम लोग सिंपली आर ई और ब्रैकेट में जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जेड का रियल पार्ट। अब ये क्या होता है, तो हम लोग जो रियल नंबर लिखते हैं ना, रियल नंबर, ठीक है, वही वाला। ठीक है, तो रियल नंबर मान लेते हैं यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं कि ये एक जनरल फॉर्म है x प्लस आयोटा y, ये एक जनरल फॉर्म है x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे रियल नंबर में यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि रियल पार्ट ऑफ जेड कैसे बोलेंगे? तो वो रियल पार्ट ऑफ जेड लिखने का तरीका ये होता है, और इसका मतलब होता है कि सिर्फ रियल पार्ट, इसका रियल नंबर वाला रियल पार्ट को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे x हो गया। अब दूसरा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट को इतना ना लिख के शॉर्ट में लिखता है इमेजिनरी आई एम और जेड। जैसे रियल पार्ट ऑफ जेड को आर ई और ब्रैकेट में जेड लिखा था ना यहाँ पे, ऐसे ही सेम इमेजिनरी को आई एम और यहाँ से जेड। और ये क्या होता है? तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा। ठीक है, आयोटा का कोफिशिएंट, आयोटा का कोफिशिएंट। तो आयोटा देखो, आयोटा यहाँ पे ये था, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे y हो गया, तो इसको y क्यों? तो याद कैसे रखना है कि रियल पार्ट ऑफ जेड किसको बोलेंगे? तो जो रियल वाला नंबर रहेगा उसी को बोलते हैं, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड किसको बोलते हैं? तो आयोटा का कोफिशिएंट को बोलते हैं। आयोटा का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलेंगे। ठीक है, ये दो चीज याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल, एक कॉम्प्लेक्स नंबर -3, ठीक है, +4 आयोटा है, तो इसमें पूछेगा कि रियल पार्ट ऑफ जेड बताओ और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बताओ। तो रियल पार्ट ऑफ जेड होता है रियल नंबर वाला। ठीक है, तो रियल नंबर यहाँ पे ये वाला है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते हैं? तो आयोटा का कोफिशिएंट, आयोटा का कोफिशिएंट, आयोटा का कोफिशिएंट को, तो आयोटा का कोफिशिएंट जो आगे गुना में रहता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट हो गया 4। याद रखना कि आयोटा को शामिल नहीं करना है इमेजिनरी पार्ट, मतलब कि उसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, मतलब आई के बगल वाला में जो पार्ट है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के बगल वाला जो पार्ट होता है कोफिशिएंट, उसी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो ये नहीं कि आई भी इसमें शामिल कर लेना, आई होता है इमेजिनरी नंबर। अगर ये पूरा नंबर, ये 4 आयोटा का नाम है,
इमेजनरी नंबर। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे 4 वाला लेंगे तो उसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट। आई क्या दर्शाता है? तो आई ये दर्शाता है कि ये इमेजनरी है, इसमें आई नहीं है, इसमें आयोटा नहीं लगा हुआ है, तो ये वाला दर्शा रहा है कि एक रियल नंबर है। लेकिन इसमें आयोटा लगा है तो ये वाला दर्शा रहा है कि ये इसका जो बगल वाला है कोफिशिएंट जो नंबर है वो एक इमेजनरी नंबर है। ठीक है, तो इसलिए इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा सिर्फ 4। जैसे दूसरा एग्जांपल, जेड इक्वल टू 3 प्लस 8 आयोटा। तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? तो ये रियल नंबर हो जाता है 3, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? तो ये आयोटा का कोफिशिएंट हमेशा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड में ये याद रखना है कि आयोटा का कोफिशिएंट को लेना है। तो आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग निकाल सकते हैं। रियल पार्ट हमेशा रियल नंबर को बोलेंगे और इमेजनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट जो रहेगा उस नंबर को बोलेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो ठीक है, जल्दी यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? तो रियल नंबर हो जाएगा। और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ आयोटा हो जाएगा। आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट रहता है उसको इमेजनरी पार्ट बोला जाता है। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हम लोग किसको बोलते हैं? कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट किसको कहा जाता है? जैसे मान लेते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आयोटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा से। क्या करेंगे कि आयोटा को माइनस आयोटा से जब रिप्लेस कर देंगे, आयोटा को माइनस आयोटा से जब रिप्लेस कर देंगे तो जो नंबर आएगा उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा जेड बार से दर्शाया जाता है। ये अगर नोटेशन जेड के ऊपर ऐसे बार लगा रहेगा तो समझ जाना है ये कंजुगेट दर्शाता है। तो यहाँ पे लिख देना है वेयर जेड बार इज द कंजुगेट ऑफ जेड। जेड का कंजुगेट को हम लोग जेड बार से लिखते हैं, और ये क्या होता है? तो बस आयोटा को उठा के माइनस आयोटा रख देंगे। ठीक है, तो इसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस आयोटा था, इसका साइन चेंज माइनस से करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आयोटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा से, तो जो नंबर निकलता है उस नंबर को बोलते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। जैसे एग्जाम्पल जेड मान लेते हैं कि -4 + 3 आयोटा है। ठीक है, तो जेड बार मतलब कंजुगेट ऑफ जेड, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बस आयोटा को उठाना है और माइनस आयोटा पुट करना है। आयोटा को उठाना और माइनस आयोटा को पुट करना है। तो यहाँ पे इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो हम -4 रहने दिए। आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिखना है, तो आयोटा देखो प्लस आयोटा था, इसमें माइनस करेंगे तो -3 आयोटा हो जाएगा। तो ये जो जेड बार निकला वो कंजुगेट ऑफ जेड निकला। ठीक है, कंजुगेट ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर निकला। जैसे दूसरा एग्जांपल कि z इक्वल टू 3 - 4 आयोटा, ये तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? तो कंजुगेट का पहले साइन क्या होता है कि z के ऊपर बार लग जाता है। तो यहाँ पे बस आयोटा, देखो आयोटा का साइन माइनस है, तो इसको जब माइनस और पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और माइनस माइनस +4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि जेड बार का वैल्यू 3 + 4 आयोटा आ गया। तो बस कंजुगेट के लिए क्या करेंगे कि आयोटा को उठाएंगे और उसमें माइनस आयोटा पुट कर देंगे। आयोटा को उठाएंगे, माइनस आयोटा पुट कर देंगे, जो निकलेगा वही वाला कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जल्दी नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक को पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकलता है? तो मान लेते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें मॉडुलस क्या होता है? तो मॉडुलस का साइन हमेशा ऐसे दो लकीर हो जाता है। तो यहाँ पे z लिख देंगे तो ये z का मॉडुलस हो गया, z का मॉडुलस हो गया। अब ये क्या होता है? तो यहाँ पे मॉडुलस का साइन बना, z इक्वल टू क्या है? तो ये वाला, तो यहाँ पे रख दो वैल्यू। ठीक है। अब मॉडुलस का वैल्यू कैसे निकलता है? तो हमेशा रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट यहाँ पे x है, रियल पार्ट यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x हो जाएगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इमेजिनरी पार्ट कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा होता है, तो आयोटा का कोएफिशिएंट y है, तो यहाँ पे y का स्क्वायर ये होता है। क्या होता है कि z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो उसको मॉडुलस ऑफ z लिखने का ये तरीका है। ठीक है। और उसका वैल्यू क्या होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर हो जाता है रूट में, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर को दोनों को ऐड करेंगे रूट के अंदर, दोनों का वैल्यू ऐड करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वो मॉड्यूलस ऑफ जेड दे देता है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं z इक्वल टू 3+4 आयोटा है, तो हमको मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो मॉडुलस में क्या होता है, पहले रूट लगाते हैं, उसके बाद रियल पार्ट का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 25 हो जाएगा, और 25 का अंडर रूट 5 निकलेगा। तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना निकल गया? 5। तो ऐसे वैल्यू निकालना मॉडुलस का वैल्यू। समझ में आ रहा है? जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल कि z इक्वल टू -4+3 आयोटा, ये वाला। तो इसमें मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा? तो फिर वही रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट यहाँ पे -4 है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 है इमेजिनरी पार्ट, तो 3 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, -4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25 हो जाएगा, और 25 का अंडर रूट 5 निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके हम लोग मॉडुलस का वैल्यू निकालते हैं। तो कोई भी जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो मॉडुलस ऑफ जेड का साइन ये होता है, और वो कैसे डिफाइन किया गया है कि रियल पार्ट का स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। तो ऐसे करके रियल पार्ट रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया, तो 3 और 4 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 का अंडर रूट 5 निकल गया। तो ऐसे करके मॉडुलस का वैल्यू निकलता है। ठीक है, यहां तक जल्दी लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मॉडुलस निकालना रहेगा तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए एक लास्ट और टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना है। चलो, इसके बाद टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो मैथ में याद रखना कि अलजेब्रा का मतलब होता है प्लस माइनस गुना और भाग, इसी को अलजेब्रा बोला जाता है। ठीक है, अलजेब्रा बोला जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे घटाएंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे गुना करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये सब सीखना है। ठीक है, तो पहला चीज हम लोग ले लेते हैं, पहला टॉपिक इसमें से कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले जोड़ वाला सीखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ने का तरीका है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लेते हैं कि Z1, क्योंकि इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कम से कम जोड़ा जाएगा, तो Z1 को मान लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, चाहे इसको ऐसे मान लेते हैं a प्लस आयोटा बी। Z1 को मान लिए a प्लस आयोटा बी, लेट मान लेते हैं, ठीक है। और Z2 को हम लोग मान लेते हैं c प्लस आयोटा डी। Z1 को मान लिए a प्लस आयोटा बी और Z2 को मान लिए c प्लस आयोटा डी। तो हम लोग Z1 प्लस Z2, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को जोड़ेंगे तो कैसे होगा, तो Z1 की जगह Z1 को वैल्यू रखो a प्लस आयोटा बी प्लस Z2 को c प्लस आयोटा डी लिख दिए। अब जोड़ने का क्या तरीका है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने का क्या तरीका है कि रियल वाला के साथ जुटेगा, रियल वाला के साथ ऐड होगा। तो रियल वाला यहाँ पे a था और इसका रियल वाला c, तो रियल वाला के साथ ऐड कर दिए। और आयोटा यहाँ पे भी, आयोटा यहाँ पे भी, तो आयोटा कॉमन ले लेना है, इमेजनरी वाला के साथ जुटता है। तो इमेजनरी वाला यहाँ पे b था और इमेजनरी वाला यहाँ पे d। तो ये हो गया Z1 प्लस Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने का तरीका यही है। क्या तरीका है कि रियल वाला, दोनों का रियल वाला को जोड़ेंगे और दोनों को इमेजनरी वाला को जोड़ेंगे, ठीक है। रियल वाला के साथ जोड़ेंगे, इमेजनरी वाला के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, लेट कि Z1 को मान लेते हैं 4 प्लस 3 आयोटा और Z2 को मान लेते हैं 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ने का क्या तरीका है, इसको पहले लिख देते हैं 4 प्लस 3 आयोटा, Z1 का वैल्यू और Z2 का वैल्यू 3 प्लस 4 आयोटा। तो जोड़ने का क्या तरीका है कि रियल वाला के साथ जुड़ता है, तो 4 प्लस 3 हो गया। और इमेजनरी वाला आयोटा कॉमन कर लेते हैं, इमेजनरी वाला के साथ जुड़ता है, तो 3 और यहाँ पे 4। तो जब जोड़ेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा 7, और यहाँ पे भी आयोटा और 4 और 3 7। तो ये हो गया Z1 प्लस Z2। समझ में आ रहा है कि Z1 और Z2 को जोड़ने का क्या तरीका है कि रियल वाला पार्ट को रियल वाला के साथ जोड़ेंगे, इमेजनरी वाला को इमेजनरी वाला के साथ जोड़ेंगे। तो ये एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ऐसे हम लोग जोड़ते हैं। जल्दी लिखिए, उसके बाद हम लोग जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे घटाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जोड़ते हैं कैसे, वो सीख लिए। अब हम लोग सीखते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाएंगे कैसे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाते कैसे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं फिर कि Z1 बराबर a प्लस आयोटा बी है और Z2 बराबर है c प्लस आयोटा डी। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को घटाने का क्या तरीका है, तो यहाँ पे पहले a प्लस आयोटा बी और माइनस c प्लस आयोटा डी। अब a प्लस आयोटा बी और माइनस को अंदर जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी और माइनस आयोटा डी हो जाएगा, ठीक है। माइनस सी और माइनस प्लस माइनस आयोटा डी। अब रियल वाला को रियल वाला के साथ एक जगह रखना है, तो a माइनस सी हो जाएगा, प्लस आयोटा कॉमन कर देना यहाँ पे भी, तो यहाँ बचा b और यहाँ पे माइनस डी। तो ये घटाने का तरीका है। मतलब क्या करना है कि रियल वाला के साथ घटाना है। देखो a है, c है, तो a माइनस सी हो गया, और इमेजनरी वाला b माइनस डी हो गया। इमेजनरी वाला के साथ घटाएंगे और रियल वाला के साथ घटाएंगे, रियल वाला के साथ घटाएंगे, इमेजनरी वाला के साथ घटाएंगे। ये तरीका है घटाने का। जैसे एग्जांपल कि लेट Z1 का मान 5 प्लस 2 आयोटा और Z2 का मान 2 प्लस आयोटा, ये वाला है। तो Z1 माइनस Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ये घटाएंगे कैसे, तो 5 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा, Z1 और Z2 का वैल्यू रख दिए। अब रियल वाला को रियल वाला के साथ घटाते हैं,
रियल वाला देखो, रियल वाला के साथ घटा रहे थे और इमेजनरी वाला के साथ घटा रहे थे। तो यहाँ पे रियल वाला 5 है और यहाँ पे रियल वाला 2 है, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा और प्लस आयोटा 2 माइनस इमेजनरी वाला यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, कोफिशिएंट में 1 है, तो यहाँ पे 5 में 2 घट जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ पे 2 में 1 घट जाएगा तो 1 आयोटा। 1 को तो लिख भी नहीं सकते और नहीं भी लिख सकते, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे घटाया जाता है। रियल वाला के साथ घटाएंगे, इमेजनरी वाला के साथ घटाएंगे। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब बारी आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करने का क्या तरीका है। ठीक है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी भी होता है, एडिशन का भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, लेकिन वो सब प्रॉपर्टी का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, कोई मतलब एनसीईआरटी में कोई उसका जरूरत नहीं है वैसा, इसीलिए वो सबको छोड़ देना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, गुना कैसे होता है, तो इसको समझना है। क्वेश्चन यहां से आता है ऑब्जेक्टिव वाला, तो इसको समझना है। मान लेते हैं लेट कि Z1 A प्लस आयोटा B है और Z2 है C प्लस आयोटा D। Z1 है A प्लस आयोटा B और Z2 है C प्लस आयोटा D। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 और Z2 को गुना करने का क्या तरीका होता है, तो ये वाला दोनों का वैल्यू पुट कर दो इंटू C प्लस आयोटा D। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम लोग कैसे करते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2, इसको गुना कैसे करते थे कि फर्स्ट वाला को उठाते थे, सेकंड वाला टर्म को फर्स्ट से गुना करते थे, फिर एक बार इससे करते थे, फिर 1 को उठाते थे इससे, फिर इससे, ऐसे करते थे। शुरू वाला को उठाएंगे, बाद वाला को साथ गुना करेंगे, शुरू वाला को उसके बाद वाला से गुना करेंगे, ऐसे करके उठाते थे। तो हम लोग ऐसे करके गुना करेंगे, ए को जब सी से गुना करेंगे, ए को जब सी से गुना करेंगे तो ए और सी आएगा। ठीक है, और ए को जब आई डी से गुना करेंगे तो यहाँ पे ए आई डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला इसको और इसको गुना कर दिए, अब ये इमेजनरी वाला को गुना करना है, तो यहाँ पे आयोटा बी और सी को गुना करेंगे तो आयोटा बी सी हो जाएगा, आयोटा बी और यहाँ पे सी, आयोटा बी सी हो जाएगा गुना करके, और आयोटा स्क्वायर और बी और डी, ये इसके साथ गुना हो गया। ठीक है, ए को सी से गुना करेंगे ए सी, उसके बाद ए को आई डी से गुना करेंगे तो ए आई डी, प्लस है तो प्लस देंगे, फिर आई बी को सी से गुना करेंगे आई बी सी, और आई बी को आई डी से गुना करेंगे तो आई स्क्वायर बी डी। यहाँ पे भी आई और यहाँ पे भी आई, इसलिए आई स्क्वायर बी डी हो गया। अब ए सी रहने देते हैं और यहाँ पे ए आई डी भी रहने देते हैं, प्लस आई बी सी भी रहने देते हैं, और आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वाले लेक्चर में कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। जो भी पीछे लेक्चर नहीं देखे हैं वो सब पहले पीछे लेक्चर वाला देख के आएंगे, उसके बाद ये वाला देखेंगे। तो यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रख देंगे और -1 को बी डी से गुना करेंगे तो -BD हो जाएगा। ठीक है, अब रियल वाला ये वाला है, रियल वाला ये वाला है, तो रियल वाला को रियल वाला के साथ एक जगह रख देते हैं, तो AC और यहाँ पे -BD, इसको एक जगह रख दिए। उसके बाद इसमें भी आयोटा, इसमें भी आयोटा, दोनों जगह आयोटा है, तो आयोटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा AD, क्योंकि आयोटा तो बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे AD, और प्लस में आयोटा यहाँ से बाहर निकालेंगे तो BC। तो ये तरीका होता है गुना करने का, इमेजनरी वाला एक जगह, रियल वाला एक जगह। अच्छा, इसको याद करने का क्या तरीका है कि रियल वाला को रियल वाला से गुना करेंगे और माइनस इमेजनरी वाला के साथ गुना करेंगे। मतलब इसको याद करने का तरीका एक ये है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 को रियल पार्ट ऑफ Z2 से गुना करेंगे। देखो, रियल पार्ट ऑफ Z1 A है और रियल पार्ट ऑफ Z2 C है, तो A और C को गुना किया गया है। ठीक है, उसके बाद बीच में साइन माइनस आता है, और B क्या था, तो B तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 था। देखो B क्या है, इमेजनरी पार्ट है इसका Z1 का, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, और D क्या है, तो D भी इमेजनरी पार्ट है किसका, Z2 का,
तो इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, ये इस ब्रैकेट का कहानी है, ये इस ब्रैकेट का कहानी। प्लस आयोटा है, प्लस आयोटा देंगे। अब ए क्या है, तो ए यहाँ पे Z1 का रियल पार्ट है। देखो यहाँ पे आयोटा नहीं है, यहाँ पे आयोटा नहीं है, तो ये Z1 का रियल पार्ट हो गया। तो लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ Z1। और डी क्या है, तो डी क्या है, डी है जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। डी इमेजिनरी पार्ट, देखो आई लगा है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 और बीच में साइन प्लस, क्योंकि साइन प्लस होता है तो प्लस डी। बी क्या है, तो बी तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 था, बी तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 था, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और गुना में सी क्या है, बी तो लिख दिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, सी क्या है, तो सी तो रियल पार्ट ऑफ Z2 है। देखो सी रियल पार्ट है Z2 का, तो सी जो है वो रियल पार्ट ऑफ Z2। तो ये ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखने का क्या तरीका है कि ऐसे याद रखो, रियल को रियल के साथ गुना करेंगे, रियल को रियल के साथ गुना करेंगे, बीच में साइन माइनस देंगे, तो बीच में साइन माइनस देंगे, फिर इमेजिनरी वाला के साथ गुना करेंगे, इमेजिनरी वाला के साथ गुना करेंगे। पहला ब्रैकेट में क्या काम करना है कि रियल वाला रियल के साथ गुना करना है, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ गुना करना है और बीच में साइन माइनस देना है। ठीक है, याद रखने का क्या तरीका है कि रियल वाला के साथ गुना होगा, इमेजिनरी वाला के साथ गुना होगा, बीच में साइन क्या आएगा, तो पहला वाला ब्रैकेट में माइनस आएगा, प्लस आयोटा देंगे। दूसरा ब्रैकेट में क्या क्या आएगा कि एक बार रियल पार्ट ऑफ Z1 लिखेंगे तो दूसरे बार रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 आएगा। एक का रियल तो एक का इमेजिनरी, एक का रियल तो एक का इमेजिनरी, प्लस एक का इमेजिनरी तो दूसरा का रियल, एक का इमेजिनरी तो दूसरा का रियल। तो दूसरा वाला ब्रैकेट में मिक्सिंग आएगा, एक का रियल तो दूसरा का इमेजिनरी और दूसरा का इमेजिनरी तो पहला का रियल, ऐसे करके। लेकिन पहला ब्रैकेट में क्या आएगा कि रियल वाला रियल के साथ गुना करेंगे और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ गुना करेंगे, बीच में साइन क्या होगा, तो माइनस होगा। ये बात ध्यान रखना है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को हम लोग गुना करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं लेट Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा, ये वाला है। तो Z1 और Z2 को गुना करने का क्या तरीका है कि देखो फर्स्ट ब्रैकेट, पहले दो ब्रैकेट बना लेना है। ठीक है, दो ब्रैकेट बना लेना, फिर प्लस आयोटा बना लेना, फिर ऐसे कर देना, यही ना। तो पहला ब्रैकेट में क्या आएगा, तो रियल वाला रियल के साथ गुना होगा, रियल वाला रियल के साथ गुना होगा, रियल वाला रियल के साथ गुना होगा, तो रियल 2 और इसमें रियल था 4, बीच में साइन माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर क्या होगा कि इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ गुना होगा, तो इमेजिनरी वाला 3 यहाँ था, इमेजिनरी वाला यहाँ 3 यहाँ है। ठीक है, रियल वाला के साथ, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाला के साथ, पहला ब्रैकेट में रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ। साइन क्या लगेगा बीच में, तो माइनस का साइन लगेगा, ये याद रखना है। दूसरा ब्रैकेट में क्या भरेगा कि शुरू का अगर रियल उठाएंगे, शुरू वाला अगर रियल उठाएंगे तो दूसरा को हमको इमेजिनरी उठाना होगा, तो शुरू अगर रियल उठाएंगे तो दूसरा वाला इमेजिनरी उठाना पड़ेगा, बीच में साइन प्लस आता है, और दूसरा का जब इमेजिनरी उठाएंगे तो फिर शुरू वाला रियल उठाना पड़ेगा, तो दूसरा का इमेजिनरी 3 और यहाँ पे 4। समझ में आ रहा है, रियल वाला के साथ गुना करेंगे, बीच में साइन माइनस, इमेजिनरी वाला के साथ गुना करेंगे, पहला ब्रैकेट खत्म। पहला ब्रैकेट में रियल वाला के साथ, इमेजिनरी वाला के साथ और बीच में साइन माइनस। दूसरा ब्रैकेट में क्या करेंगे कि एक का रियल उठाएंगे तो दूसरा का इमेजिनरी से गुना करना होगा, और एक का इमेजिनरी उठाएंगे तो दूसरा का रियल से गुना करना होगा, तो एक का रियल 2 तो दूसरा का इमेजिनरी 3, और एक का इमेजिनरी 3 तो दूसरा का रियल 4। तो ऐसे गुना करने का तरीका है। अब यहाँ पे इसको गुना कर दो, 4 दूनी 8 माइनस 3 तिया 9 प्लस आयोटा 2 तिया 6 प्लस 3 चौक 12। ठीक है, 2 चौका 8, 3 तिया 9 और 2 तिया 6 और 3 चौक 12। अब 8 में माइनस 9 घटेगा तो माइनस 1 आएगा, प्लस 6 और 12 जुटेगा तो 18 आयोटा आ जाएगा। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करके आंसर आ गया, यही आंसर होगा। समझ में आ रहा है, तो ऐसे करके हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो सब प्रैक्टिस करते रहना है, तो ही ये सब फास्ट होगा, वरना फिर यही इसी में जो है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये वाला
जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जल्दी यहां तक लिखिए, उसके बाद हम लोग इसमें से एक टर्म यूज होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का एक प्रॉपर्टी होता है, उसको बताएंगे, उसके बाद डिवीजन में जाएंगे, उसके बाद टॉपिक को आज यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, जल्दी लिखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कैसे निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का क्या तरीका है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव जैसे कोई जेड, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3+4 आयोटा, एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। ठीक है, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इसका इनवर्स, तो इसको उल्टा कर देंगे तो वहाँ 1/z हो जाएगा। और 1/z क्या होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि जेड का इनवर्स होता है। ठीक है, जेड का इनवर्स, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का साइन हो गया। अब ये वाला अगर -1 नीचे आएगा तो यहाँ पे +1 होगा, तो 1/z, और 1 जेड का क्या है, तो 3+4 आयोटा मान है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, तो यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे 3 - 4 आयोटा, और यहाँ पे 3 - 4 आयोटा, ये हो जाएगा। तो 3 - 4 आयोटा को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 - 4 आयोटा ही रहेगा। और देखो यहाँ पे इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेंगे, तो a+b और a-b, a² - b² का फॉर्म हो गया। तो a² a की जगह क्या है, 3 तो a² मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस का है तो माइनस देंगे साइन। b क्या है, तो b मान लेते हैं 4 आयोटा स्क्वायर को, तो 4 आयोटा स्क्वायर का, सॉरी 4 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3 - 4 आयोटा, और डिवाइडेड में यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना निकल गया, 3 - 4 आयोटा, और डिवाइडेड बाय 9 और 16 हो जाएगा 25। अगर इसको x + आयोटा y के फॉर्म में लिखना चाहे तो ये 25 को अलग अलग बांट देना है, 3/25 माइनस 4/25 आयोटा, यही आंसर है। समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, एक तरीका होता है, एक तरीका होता है, क्या होता है कि जेड इनवर्स निकालने का ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कि जेड इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है कि जेड का आप कॉन्जुगेट ले लीजिए, जेड का कॉन्जुगेट ले लीजिए, और यही जेड का यहाँ पे मॉडुलस ले लीजिए, मॉडुलस का होल स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होता है, तो ये प्रॉपर्टी होता है जेड इनवर्स निकालने का। जैसे यही क्वेश्चन में देख लेते हैं, यही क्वेश्चन में अगर ये निकाल के देखना चाहे हम लोग, तो जेड का कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट में बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, तो इसमें हो जाएगा जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, और आयोटा को माइनस आयोटा रिप्लेस कर देना है, तो -4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इमेजिनरी क्या है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन देखो ये मॉडुलस ऑफ जेड का कहानी था यहाँ तक, लेकिन स्क्वायर भी है तो यहाँ पे स्क्वायर देंगे। अब स्क्वायर से रूट तो कैंसिल होता है, स्क्वायर से रूट तो कैंसिल होता है, तो ये वाला काट देंगे, तो यहाँ से निकलेगा 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो जेड जेड बार भी निकल गया, और मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर भी निकल गया। तो जेड इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला था, जेड बार लिखना है तो ऊपर में वैल्यू निकाल के हम लोग रखें, और बट्टा में मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर क्या है, तो ये 16 और 9 जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो 25 आ गया। ठीक है, और 25 को बांट देना अलग अलग, तो 3/25 और -4/25 आयोटा। क्या यही सेम आंसर आया था यहाँ पे, 3/25 -4/25 आयोटा। तो इतना ना करके हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक जल्दी लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एक लास्ट टॉपिक अभी पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक को फिर अगले दिन एक्सटेंड करेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे। फिर एक और टॉपिक है कि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड हम लोग कैसे करेंगे। उसके बाद अलजेब्रा खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस पढ़ चुके हैं, गुना भी पढ़ चुके हैं, अभी डिवाइड पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं Z1 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, और Z2 क्या है, तो ए सी प्लस आयोटा डी कर देते हैं इसको, सी प्लस आयोटा डी, ठीक है। तो डिवीजन मतलब डिवाइड करना है, तो Z1 बटा Z2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये Z1 बटा Z2 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो Z1 रहने दो, ये Z2 जो है ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स में बदलेगा, Z2 का पावर -1, तो Z2 का इनवर्स निकलता है। अब देखो पहले इसका इनवर्स निकाल लेना, अभी इसके जस्ट पहले हम लोग इनवर्स निकालना सीखे हैं, इसके जस्ट अभी पहले इनवर्स निकालना सीखे हैं, तो वहां से इनवर्स निकाल लेना है और फिर Z1 को उससे गुना कर देना है, इनवर्स निकाल लेना, उसके बाद उसको Z1 से गुना कर देना है, तो वो जो निकलेगा वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने से वैल्यू निकलेगा। समझ में आया? तो चलिए टॉपिक को आज यहीं पे एंड करते हैं, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक को जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो के नीचे कमेंट कर कीजिए ही कि कैसा लगा आपको वीडियो। उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय।